गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ज्ञान रतन यूपीएससी टाइम्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों मौर्योत्तरकालीन प्रशासन से पहले हमने मौर्य काल का प्रशासन भी पढ़ा था और मौर्य काल के प्रशासन में हम देखेंगे कि आप मौर्योत्तरकालीन जब प्रशासन करेंगे तो हम दोनों के बीच में अंतरों को देखेंगे कि मौर्य काल का प्रशासन किस प्रकार का था और मौर्योत्तरकालीन प्रशासन आते आते उसमें किस प्रकार के परिवर्तन हुए। क्योंकि दोस्तों मौर्योत्तर काल में भारत में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ था। जैसे मैंने आपको बताया था कि मौर्य काल में एक बड़े भूखंड पर एक साम्राज्य की स्थापना हुई थी जिसे मौर्य काल कहा गया और एक सिंगल कह सकते हैं सिंगल शासकों ने एकमात्र शासकों ने एक बड़े भूखंड पर अपना साम्राज्य स्थापित करा, अपना शासन स्थापित करा। लेकिन मौर्योत्तर काल में हम देखेंगे उन्हीं भूखंडों पर जब उस साम्राज्य का अंत होगा तो उसके अवशेषों पर छोटे छोटे क्षेत्रीय या फिर कह सकते हैं कि मूल जो हमारे यहाँ के साम्राज्य होंगे वो स्थापित होंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों पश्चिम उत्तर भारत से जो वर्तमान में कह सकते हैं कि पाकिस्तान और पंजाब की जो सीमा पड़ती है वहाँ के आसपास से दोस्तों विदेशी आक्रमण भारतीय धरती पे होंगे। तो हम देखेंगे हिंद यूनानी भारत में आएंगे, शक आएंगे, कुषाण आएंगे, इसके साथ पहलव भी आएंगे। ये वो विदेशी मूल के लोग होंगे, राजा होंगे जो भारत में आके अपना शासन स्थापित करेंगे। तो दोस्तों दो तरीके के हम साम्राज्य यहाँ पर देखते हैं, दो तरीके के साम्राज्य स्थापित होते हैं। तो जब दोस्तों बाहरी लोग भारत में आएंगे और कुछ जनजातीय लोग कि भारत के मूल लोग जो भारत के क्षेत्रीय लोग होंगे वो अपने साम्राज्य को स्थापित करेंगे तो मौर्य साम्राज्य से लगभग कुछ ना कुछ उनका प्रशासन अलग होगा। कुछ बाहरी तत्व हमारे प्रशासन में जुड़ेंगे, कुछ बाहरी तत्व हमारी संस्कृति में जुड़ेंगे। तो इस समय हम कहेंगे कि भारतीय संस्कृति में नई नई चीजों का मिलन होगा। भारतीय धार्मिक धर्म के स्वरूप में परिवर्तन होगा, प्रशासन में परिवर्तन होगा। तो एक तरीके से समग्र क्षेत्र में परिवर्तन के तत्व हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मौर्योत्तरकालीन प्रशासन की विशेषता देखते हैं कि आखिरकार मौर्यकालीन प्रशासन की क्या क्या पहचान है। विशेषता का मतलब हमारा पहचान से होता है कि क्या क्या पहचान है जिसके आधार पर हम कहते हैं कि ये मौर्योत्तरकालीन प्रशासन है। तो दोस्तों देखते हैं कि राज्य का दायित्व पहले की तुलना में कम हुआ। हम मौर्य काल में देखेंगे राज्य का दायित्व काफी ज्यादा था। काफी ज्यादा से हमारा मतलब था जब हमने मौर्य काल का प्रशासन पढ़ा था तो हम देखेंगे सम्राट अशोक जो होगा मौर्य काल का एक महान शासक, वो ना केवल प्रशासनिक नीतियां बनाएगा बल्कि नए कानून भी बनाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजा को नए कानून बनाने की एक तरीके से उत्तरदायित्व देता है, जिम्मेदारी देता है और कहता है कि राजा को प्रचलित कानून को लागू तो करवाना ही चाहिए, साथ ही साथ राजाओं को नए कानून भी बनाने चाहिए, नए कानून भी स्थापित करने चाहिए। उसके साथ साथ हम देखेंगे सम्राट अशोक धर्म की नीति कह सकते हैं कि धर्म की नीति का प्रतिपादन करेंगे। मतलब लोगों के सामाजिक कह सकते हैं कि लोगों के सामाजिक एक तरीके से जो क्षेत्र होगा उसमें भी सम्राट अशोक अपनी उपस्थिति को दिखाएंगे। अब तक जो राजा हुआ करते थे वो राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित होते थे, लेकिन सम्राट अशोक सामाजिक क्षेत्र से भी अपने आप को जोड़ेंगे। तो दोस्तों हम देखेंगे लेकिन इस काल तक आते आते राज्य का दायित्व पहले की तुलना में कम हुआ। अब सामाजिक जो कार्य होते थे राजा के जो सम्राट अशोक ने करे वो तो राज्य करता नहीं था, उसके साथ साथ राज्य उन कार्यों को भी कम करना शुरू कर दिया जो सम्राट अशोक के समय प्रशासन में होते थे। तो प्रशासनिक कार्य अब राजा ने पहले की तुलना में कम कर दिए। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कैसे कम हुए दोस्तों, तथा केंद्रीकरण का भी ह्रास हुआ। तो दोस्तों केंद्रीकरण से हमारा क्या अर्थ होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। केंद्रीकरण का मतलब होता है जब संपूर्ण शक्ति किसी एक व्यक्ति के अधीन होती है। संपूर्ण शक्ति जब एक व्यक्ति के अधीन होती है तो वो अपने तरीके से जैसा चाहे वैसा शासन चला सकता है और उस पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं होता है। राजा एक इसी प्रकार का पद होता है, संपूर्ण शक्ति राजा के पास होती है और राजा सर्वशक्तिशाली और सर्वशक्तिमान होता है। राजा की शक्ति को कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों वर्तमान में कहेंगे कि वर्तमान जो राजनीति की विशेषता होती है वो शक्ति का बंटवारा होता है। आज हम शक्ति देखेंगे तो शक्ति संसद के पास है और संसद में कुछ शक्ति राज्यसभा के पास, कुछ लोकसभा के पास, मतलब हम कह सकते हैं विधायिका के पास, कार्यपालिका के पास और न्यायपालिका के पास शक्ति का बंटवारा करा गया है। लेकिन उस समय शक्ति सिर्फ एक व्यक्ति के अधीन होती थी, एक व्यक्ति के पास होती थी और वो व्यक्ति होता था राजा। अगर हम इतिहास को उठा के देखेंगे या फिर किसी भी कह सकते हैं कि इतिहास नाटक या पिक्चर को देखेंगे तो दोस्तों उसमें भी हमें ये देखने को मिलेगा कि जब हम अकबर का नाटक देखते, मुगल आजम देखते तो उसमें अकबर का एक फरमान होता है कि अनारकली को
दीवार में चिनवा दिया जाए। ये राजा का फरमान है और राजा का फरमान मानना ही पड़ेगा, क्योंकि राजा सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली है, सारी शक्ति राजा के पास है। तो राजाओं के द्वारा दिए हुए फरमान, राजा ने जो कह दिया वही कानून, इतना शक्तिशाली राजा हुआ करता था। और दोस्तों इसी व्यवस्था को राजतंत्र, और राजतंत्र के अधीन सारी शक्ति राजा के पास होती थी। इसे ही हम केंद्रीकरण कहेंगे दोस्तों। तो सारी शक्ति केंद्र के पास केंद्रीकरण होगा। तो दोस्तों आज हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री के पास कुछ शक्ति है, मुख्यमंत्री के पास कुछ शक्ति है, तो शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है, लेकिन उस समय केंद्रीकरण था। और उस समय की अवस्था के अनुसार देखें तो केंद्रीकरण अच्छा था। एक राजा के अधीन शक्ति होती थी और राजा अपने साम्राज्य का विस्तार किया करता था, अपने साम्राज्य में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कह सकते क्षेत्रों में विकास किया करता था। दोस्तों यहाँ पे हमने केंद्रीकरण को देख लिया। तो केंद्रीकरण का ह्रास, ह्रास का मतलब होता है कि केंद्रीकरण अब पहले की तुलना में घट रहा है, मतलब राजा की शक्ति कमजोर हो रही है। दोस्तों राजा की शक्ति कम हो रही है। राजा की शक्ति कम क्यों हो रही है दोस्तों? क्योंकि इस समय में कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे जिससे राजा की शक्ति कम होगी। वो कौन से परिवर्तन होंगे आगे देखते हैं दोस्तों। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, अधीनस्थ शासकों की एक श्रृंखला स्थापित हुई। अधीनस्थ शासकों की एक श्रृंखला स्थापित हुई। अधीनस्थ शासक से हमारा अर्थ है कि शासकों के नीचे शासक, एक शासक बड़ा होता था, एक बड़ा राजा होता था, एक छोटा राजा होता था। तो दोस्तों बड़ा राजा और छोटा राजा ये कैसी बात हुई, लेकिन हाँ उस समय एक इस तरह की व्यवस्था ने जन्म लिया। उस समय कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक अवधारणा उभर कर आई जिसे हम पढ़ेंगे दोस्तों, धर्म विजय अधर्म विजय। यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में दो प्रकार की विजयों का वर्णन किया, एक धर्म विजय और एक अधर्म विजय। दोस्तों कौटिल्य का मानना था जब एक राजा दूसरे राजा को हराता है, युद्ध में पराजित करता है, तो पराजित करने के बाद उसे उस राजा की मृत्यु नहीं करनी चाहिए, उसे उस राजा को नहीं मारना चाहिए, बल्कि उस राजा को अपने साम्राज्य पे स्थापित कर देना चाहिए। उस राजा को उसके ही साम्राज्य पे स्थापित करने के बाद उससे उपहार या फिर कर लेना चाहिए। तो हम धर्म विजय में कहेंगे कि पराजित राजा को पद से नहीं हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए दोस्तों, उससे कर उपहार लेना चाहिए, उससे कर और उपहार लेते रहना चाहिए और वहाँ उसे उसी के पद पर स्थापित कर देना चाहिए और उसे अपने अधीन कर लेना चाहिए, मतलब उसे छोटा राजा बना देना चाहिए और खुद बड़ा राजा बन जाना चाहिए। ये कौटिल्य की धर्म विजय थी। अधर्म विजय जिसे कौटिल्य बहुत गलत कहा करता था, कौटिल्य की कह सकते हैं पुस्तक में बहुत गलत चीज़ें अधर्म विजय के बारे में कही गई हैं। तो अधर्म विजय कौटिल्य हमेशा से इसे गलत मानता था और अधर्म विजय का मतलब होता था कि राजा को पद से हटाना, राजा को पद से हटा देना चाहिए। लेकिन कौटिल्य धर्म विजय का एक तरीके से कह सकते हैं, कौटिल्य धर्म विजय का पक्षधर था। तो दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जब इस प्रकार की अवधारणा उभरेगी तो इसका प्रभाव भारतीय शासकों पर पड़ेगा और जो बाहर से शासक आएंगे हम देखेंगे शक होंगे, कुषाण होंगे। खासकर ये दो शासक दोस्तों, शक और कुषाण, दोस्तों शक और कुषाण, ये शासक दोस्तों क्या करेंगे, ये भारतीय राजाओं को पराजित करने के बाद उन्हें उनके पद से नहीं हटाएंगे, उन्हें उनके पद पर बने रहने देंगे, बदले में उनसे बड़ी मात्रा में कर वसूलेंगे, बदले में उनसे बड़ी मात्रा में उपहार लेंगे। तो दोस्तों अधीनस्थ शासक मतलब शासकों के अधीन शासक मतलब राजा के अधीन राजा स्थापित हो जाएंगे, अर्थात बड़े बड़े राज्यों के अधीन छोटे छोटे राज्यों का अस्तित्व होना, अर्थात बड़े बड़े राज्यों, एक बड़ा साम्राज्य होगा एक छोटा साम्राज्य होगा, इस तरह की व्यवस्था भारत में कायम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अधिकारियों की संख्या अपेक्षाकृत कम होगी, अधिकारियों की संख्या अपेक्षाकृत कम होगी। अगर हम इससे पहले का हम जिक्र करते हैं तो दोस्तों इससे पहले के जिक्र में 18 हमें कह सकते हैं रत्निन का जिक्र मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और 27 अध्यक्षों का जिक्र मिलता है ये कौटिल्य की अर्थशास्त्र में। हम देखते हैं कि जो मौर्य काल का प्रशासन होता है, रज्जु, ग्राहक और इससे भी कह सकते हैं कि गोप, कई ऐसे अधिकारियों के बारे में चर्चा मिलती है जो हर अलग अलग कार्यों को अलग अलग अधिकारी देखता था। मतलब एक बड़ा अधिकारी गण, एक बड़ा अधिकारियों का ग्रुप समूह
वो मौर्य काल में कार्य करता था, लेकिन इस काल में अधिकारियों की संख्या में अपेक्षाकृत कमी आएगी। और ये कमी क्यों आएगी, इन सभी का रीजन एक ही है, देखते हैं क्यों कमी आएगी, आगे बढ़ते हैं। भूमि अनुदान की प्रथा की शुरुआत, दोस्तों भूमि अनुदान की प्रथा की शुरुआत, ये इन सब चीजों का कारण होगा कि जो राज्य के दायित्व में कमी आएगी और अधिकारियों की संख्या में जो कमी आएगी वह भूमि अनुदान की शुरुआत के कारण ही आएगी। तो दोस्तों भूमि अनुदान होता क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। भूमि अनुदान, भूमि अनुदान दोस्तों, भूमि अनुदान ऐसी भूमि को कहते हैं, ऐसी भूमि को कहा जाता है जो राजा द्वारा प्राय पुरोहितों, भिक्षुओं और जैन तीर्थंकरों को दान में दी जाती थी, जो जैन तीर्थंकरों को दान में दी जाती थी। इस भूमि पर किसी प्रकार का कर नहीं हुआ करता था। दोस्तों इस भूमि पर किसी प्रकार का कर नहीं हुआ करता था। राजा की आय क्या होती थी, राजा की आय होती थी कि राजा अपने साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्रों से कर वसूल करता था और वो कर वसूल करना और कर से ही राजा की आय होती थी। आज ही हम देखेंगे प्रधानमंत्री क्या आय होती है तो और देश की आय क्या होती है, तो जो देश की जनता टैक्स देती है, कर देती है, वही प्रधानमंत्री की आय होती है, वही देश की आय होती है, उसी से देश चलता है। और उस समय भी बिल्कुल यही व्यवस्था थी। उस समय भी जो खुद एक राजा का साम्राज्य मतलब कह सकते हैं कि देश चलता था, वो इन्हीं चीज़ों के आधारों पर चलता था। तो दोस्तों ये कर मुक्त होती थी कि इस पर किसी प्रकार का कर नहीं हुआ करता था। और यह भूमि अधिकांशतः सीमावर्ती व जनजातीय क्षेत्रों में होती थी। दोस्तों ये भूमि अधिकतर सीमावर्ती या जनजातीय क्षेत्रों में होती थी। देखते हैं, थोड़ा सा इसे और अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। ऐसी भूमि को कहा जाता है, भूमि अनुदान ऐसी भूमि को कहा जाता है जो राजा के द्वारा प्राय पुरोहितों को मतलब पंडितों को, हिंदू धर्म के कह सकते हैं जो हिंदू धर्म के धार्मिक गुरु होते हैं उन्हें, भिक्षुओं को जो बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं, जैन तीर्थंकरों को जो जैन धर्म से संबंधित होते हैं को दान में दी जाती थी। तो दोस्तों ये दान में दी गई भूमि होती थी और ये एक ऐसी भूमि होती थी जिस पर किसी भी प्रकार का कर नहीं हुआ करता था। और भूमि अधिकांशतः सीमावर्ती क्षेत्रों में मतलब जहां पर राज्य की सीमा खत्म होती थी उन क्षेत्रों में होती थी या जनजातीय क्षेत्रों में होती थी। तो दोस्तों देखो इन सब चीजों का मतलब निकालते हैं कि पहली तो एक दान में दी गई भूमि थी, राजा दान में देता था। दूसरी चीज कि कर इस पर नहीं हुआ करता था और जब भूमि पर कर नहीं होगा तो राजा की आय कम होगी। इन क्षेत्रों से जो कुछ राजा को कर मिलता था, कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों से जो राजा को कर मिलता था वो अब नहीं मिलेगा। और भविष्य में अगर संभावना है कर मिलने की तो वो भी यहीं पे खत्म हो जाएगी। मतलब भविष्य में अगर वो क्षेत्र और भी ज़्यादा विकसित होगा, उस क्षेत्र में कृषि बढ़ेगी, उस क्षेत्र में वाणिज्य व्यापार बढ़ेगा तो राजा का कर भी बढ़ेगा। लेकिन भविष्य कह सकते हैं कि भविष्य में राजा ने यहीं पे एक तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा दी, एक तरह की पाबंदी लगा दी कि अब वो भूमि पुरोहितों के पास है, जैन तीर्थंकरों के पास है, वो भूमि भिक्षुओं के पास है और भिक्षु उस भूमि को किस प्रकार से चलाएंगे ये उनके ऊपर छोड़ दिया गया। राजा उनसे किसी प्रकार का कर नहीं लेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे जब राजा इतने बड़े क्षेत्र को, अपने साम्राज्य के बहुत सारे क्षेत्र को, बहुत बड़े क्षेत्र को जैन तीर्थंकरों को दे देगा, भिक्षुओं को दे देगा, तो हम देखेंगे कि राजा का जो आर्थिक आधार है, राज्य का आर्थिक आधार
कमजोर हो जाएगा, राज्य का आर्थिक आधार कमजोर हो जाएगा। जब दोस्तों कम कह सकते हैं कि टैक्स कम आएगा तो राज्य का आर्थिक आधार कमजोर होगा। जब राज्य का आर्थिक आधार कमजोर होगा तो अधिकारियों के लिए इतनी सारी तनख्वाह कहां से राजा देगा? तो अधिकारियों की संख्या में कमी होगी, जो हमने पढ़ा था। इस अधिकारियों की संख्या में अपेक्षाकृत कमी आई, अधिकारियों की संख्या में कमी होगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं भूमि अनुदान का कितना बड़ा प्रभाव निकल कर आएगा। और जब अधिकारियों की संख्या कम होगी तो राजा की भी कह सकते हैं राजा की भी ताकत कम होगी और राजा के दायित्व, राजा की ड्यूटी भी, कर्तव्य भी कम हो जाएंगे, कर नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। सीमावर्ती और जनजातीय क्षेत्रों में होती थी ये भूमि। तो सीमावर्ती और जनजातीय क्षेत्रों में ये भूमि देने का क्या कह सकते हैं क्या महत्वता, क्या ये जब सीमावर्ती क्षेत्रों में और हम कह सकते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों में इस भूमि को दिया गया तो उसके क्या परिणाम हुए? इसके ही परिणाम बहुत विस्तृत होंगे, लेकिन इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी हम प्रशासन को सिर्फ इसी तरीके से देखते हैं। तो भूमि अनुदान की प्रथा की शुरुआत हुई, परिणामतः राज्य का आर्थिक आधार कमजोर हुआ, राज्य का आर्थिक आधार कमजोर हुआ, दूरस्थ क्षेत्रों में आर्य संस्कृति का प्रसार हुआ। और जब ये जो भूमि थी जो सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां राजा की सीमा खत्म होती थी या जनजातीय क्षेत्रों में थी, जनजातीय का हमारा आश्रय, उन क्षेत्रों में जो लोग अभी भी संस्कृति से परिचित नहीं थे, जो लोग अभी भी जंगलों में रहा करते थे, मतलब अभी भी विकास की रफ्तार से बहुत पीछे जो लोग थे, उन क्षेत्रों में जनजातीय उन क्षेत्रों में दूरस्थ क्षेत्रों में आर्य संस्कृति का प्रसार। तो दोस्तों उन जनजातीय क्षेत्रों में ये भूमि दी जाएगी और उन जनजातीय क्षेत्रों में जब हम कहेंगे पुरोहित रुकेंगे, जैन धर्म के गुरु रुकेंगे और हम कह सकते हैं बौद्ध धर्म के भिक्षु रुकेंगे, तो वहां पे धीरे धीरे ये लोग उन लोगों को अनुशासित करेंगे, अनुशासित जीवन सिखाएंगे, जीवन जीने का क्या तरीका है ये सिखाएंगे जनजातीय लोगों को। और जनजातीय लोग धीरे धीरे कृषि करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे कृषि की कह सकते हैं कृषि का विकास होगा और कृषि का विकास के साथ अधिशेष उत्पादन ज्यादा होगा। जब अधिशेष उत्पादन ज्यादा होगा तो हम कह सकते हैं वाणिज्य, व्यापार, शिल्प सब कुछ बढ़ेगा तो नगरीकरण की अवस्था तक पहुंचेगा। और जब नगरीकरण की अवस्था तक पहुंचेगा तो हम देखेंगे यहाँ पे भी छोटे छोटे शासक उभर कर आएंगे। एक इतने बड़े क्षेत्र में जो फ्री है, छोटे शासक उभर के आएगा और राजा के साथ संघर्ष कर देगा, कहेगा मैं अपने, ये मेरा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में मैं ही रहूंगा, इस क्षेत्र में वही कानून बनेंगे जो मैं बनाऊंगा। अब मैं तुम्हें किसी प्रकार का कर उपहार नहीं देने वाला। अगर मेरे साम्राज्य पे अगर किसी ने आंख उठाई तो मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। तो राजाओं को चुनौती मिलनी शुरू हो जाएगी। छोटे छोटे राजा इस प्रकार से भी भूमि अनुदान की प्रथा के द्वारा कह सकते हैं कि स्थापित होंगे। परिणामतः राज्य का आर्थिक आधार कमजोर हुआ, दूरस्थ क्षेत्रों में आर्य संस्कृति का प्रसार हुआ। मौर्य काल में जो कार्य अशोक की धमकी नीति, दोस्तों बहुत बड़ी बात है और ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी बन जाए तो बहुत बड़ी कह सकते हैं सरप्राइज वाली बात नहीं है। अशोक की धमकी नीति ने किया वही कार्य इस काल में भूमि अनुदान ने किया। मतलब मौर्य काल में अशोक की धम्म नीति का क्या उद्देश्य था? अपने देश के नागरिकों को अनुशासित करना, अपने देश के नागरिकों में एक आदर्शपूर्ण जीवन की जो बातें होती है वो समावेशित करना, अपने देश के नागरिकों में उनके अंदर इस प्रकार की बातें डालना, नैतिक विचार उनके अंतर अपने नागरिकों के अंदर डालना, ये अशोक की धमकी नीति का उद्देश्य था। और यही दो उद्देश्य इस काल में हम कहेंगे कि भूमि अनुदान की प्रथा ने करा। किस प्रकार से करा? जब भूमि अनुदान उन लोगों को मिला जो किसी न किसी धर्म के गुरु हुआ करते थे, जब उन गुरुओं को भूमि अनुदान मिला तो वो ऐसे क्षेत्रों में मिला जिन क्षेत्रों में जनजातीय लोग रहते थे, मतलब जो अभी भी एक अच्छे जीवन से परिचित नहीं थे। जब ये जैन धर्मगुरु, बौद्ध धर्मगुरु और हिंदू धर्मगुरु उन क्षेत्रों में गए तो उन्होंने उन लोगों को जीवन का मतलब समझाना शुरू करा, उन लोगों को नए नए उपदेश दिए, उन लोगों को जीवन क्या है और किस प्रकार से जीना है ये उन लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। वो लोग धीरे धीरे अनुशासित हुए तो कृषि करने लग गए, वाणिज्य व्यापार करने लग गए, शिल्प करने लगे, बहुत सारे कह सकें काम धंधे करने लगे और धीरे धीरे उसका विकास होना शुरू हो गया उस क्षेत्र का। तो दोस्तों यहाँ पे हम देंगे आखिरकार अशोक भी यही चाहता था कि वो अपनी जनता को जीवन जीने का तरीका दे पाए और वो जीवन जीने का तरीका नैतिक हो, आदर्शपूर्ण हो। यहाँ पर वही नैतिक और आदर्शता जो अशोक की धम्म नीति करना चाहती थी वही भूमि अनुदान ने करा। आगे बढ़ते दोस्तों। शक कुषाण शासकों ने भारी भरकम उपाधियां धारण की। शक कुषाण शासकों ने भारी भरकम उपाधियां दोस्तों
इम्पोर्टेंट बिंदु उपाधि धारण की, महाराजा की उपाधि धारण की, राजाधिराज की उपाधि धारण की। सातवाहनों ने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहा, सातवाहनों ने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहा। दोस्तों ये क्या कारण था कि राजा इतनी भारी भरकम उपाधियां इस समय लेने लग गए थे, जबकि हम देखेंगे सम्राट अशोक या फिर चंद्रगुप्त या फिर बिंदुसार इतने बड़े एरिया के, बहुत बड़े कह सकते हैं कि जम्बू द्वीप, जो जम्बू द्वीप हम कहते हैं, उस पर उनका साम्राज्य स्थापित था। जिस जम्बू द्वीप को अंग्रेज भी नहीं जीत पाए और जिस जम्बू द्वीप को दुनिया की बड़ी शक्तियां भी नहीं जीत पाई, उन जम्बू द्वीप को एक तरह से नियंत्रण करा कभी वो सम्राट अशोक ने नियंत्रण करा, मौर्यों के अधीन वो नियंत्रण हुआ। लेकिन मौर्य तब भी इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां नहीं लेते थे। लेकिन जब मौर्यों का साम्राज्य टूटा और कई भागों में बिखर गया, तो छोटे छोटे जो शासक आए वो बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां लेने लग गए। ऐसा क्यों दोस्तों? तो हम देखेंगे कि इस काल में भारी भरकम उपाधियां लेने का, ध्यान से सुनो इस बात को, कि इस काल में भारी भरकम उपाधियां लेने का मतलब ये नहीं था कि राजा पहले की तुलना में शक्तिशाली हो रहे थे, बल्कि भारी भरकम उपाधियां लेना यह दर्शाता है कि राजा की शक्ति पहले की तुलना में कम हो रही थी। अर्थात राजा के अधीन अनेक छोटे राजाओं का अस्तित्व भी बना हुआ था। राजाओं के अधीन अनेक छोटे राजा थे, इसीलिए जो बड़ा राजा हुआ करता था वो अपनी स्थिति को छोटे राजाओं से पृथक दिखाने के लिए या फिर अपनी स्थिति को छोटे राजाओं के की तुलना में शक्तिशाली और बड़ा दिखाने के लिए, प्रभावशाली दिखाने के लिए भारी भरकम उपाधियां लेने लग गया। जो पहले राजा था अब वो महाराजा हो गया, राजा से भी ऊपर जाके महाराजा हो गया। जो पहले राजा था वो महाराजाधिराज हो गया, राजाओं का राजा हो गया। तो दोस्तों ये भारी भारी उपाधियां लेने लग गए और इनसे हमें पता चलता है कि शक्ति बढ़ नहीं रही थी बल्कि शक्ति घट रही थी। लेकिन छोटे शासक भी थे, तो बड़े शासकों को उनसे कहीं ना कहीं अपनी स्थिति और बड़ी करके दिखानी थी, इसलिए बड़ी बड़ी जो कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी उपाधियां ये धारण कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। राजत्व का देवीयकरण किया गया, राजत्व का देवीयकरण किया गया। दोस्तों इस समय की एक महत्वपूर्ण विशेषता कि राजत्व का देवीयकरण किया गया। राजत्व का देवीयकरण से हमारा मतलब होगा कि राजा के पद का जो संबंध था वो सीधा भगवानों से जोड़ा गया और भगवानों से जोड़ा गया, और ये साबित करने का प्रयास किया गया, ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि राजा अपने पद पर इसलिए बैठा है क्योंकि वो भगवान की स्वीकृति है, क्योंकि भगवान ने उसे भेजा है। और अगर आप राजा की बात का आदेश का पालन नहीं करते तो आप सीधा भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते। और क्योंकि राजा भगवान का एक प्रकार से रूप है, यह भगवान का राजदूत है, राजा के पद को भगवान ने बनाया, भगवान ने राजा को बिठाया, इसलिए हमें राजा की बात माननी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार के सिद्धांतों को लाकर राजा के पद को और ज़्यादा कह सकते हैं शक्तिशाली बनाने का, राजा के पद को और ज़्यादा स्थायित्व देने का प्रयास किया गया इस काल में। और दोस्तों ये जो अवधारणा है, हम देखेंगे कि ये जो अवधारणा देवीकरण किया गया, सातवाहन शासकों ने अपनी तुलना भीम, अपने आप को लोग भीम ही बता रहे हैं, सातवाहन शासक भीम से और अर्जुन से और कृष्ण से और बलराम से की सातवाहन शासकों ने, तो इन्होंने तो अपने आप को भगवान ही बताना शुरू कर दिया। दोस्तों ये जो देवीयकरण की अवधारणा, ये हम देखेंगे कि यूनानियों से भारत में आई थी। जब भारत में यूनानियों के आक्रमण होते हैं तो ये इस प्रकार की अवधारणा को लेके आए थे। बाद में भारत ने इस प्रकार की अवधारणा को अपनाया और धीरे धीरे ये अवधारणा आगे बढ़ी। आगे बढ़ते दोस्तों, प्रांतीय शासक, प्रांतीय शासन की रूपरेखा अधिक स्पष्ट हुई। प्रांतीय शासन की रूपरेखा अधिक स्पष्ट हुई। प्रांतीय शासन से हमारा क्या अर्थ है दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों वर्तमान में देखते हैं हम कि भारत लगभग 28 राज्यों में विभाजित है। अगर इसे हम भारत कहें तो ये छोटे छोटे राज्यों में दोस्तों विभाजित है, और 28 राज्यों में, जिसमें एक को हम यूपी कह सकते हैं, एक को हम हरियाणा कह सकते हैं, एक को हम राजस्थान कह सकते हैं, एक को हम पंजाब कह सकते हैं, और उड़ीसा कह लो, बंगाल कह लो। तो ये सारे भारत के राज्य हैं, और ये जो राज्य होते हैं, इन राज्यों को ही हम उस समय प्रांत कहते थे। अंग्रेजों के समय भी प्रांत कहते थे, आज हम इन्हें राज्य भी कहते हैं, स्टेट भी कहते हैं, और बहुत जगह हम इन्हें प्रांत भी कहते हैं। तो इन्हें प्रांत कहा जाता था जब पहले हम राजा देखेंगे कि राजा पूरे क्षेत्र पर एक तरीके से अधिकार किया करता था। राजा को ये जो हमारी प्रांतीय व्यवस्था थी कि राजा के अधीन कुछ ऐसे अधिकारी होंगे, एक सबसे बड़ा अधिकारी यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, इन क्षेत्रों के अपने अपने अधिकारी होंगे जो सीधा सब चीज़ों की सूचना किसको देंगे, राजा को देंगे। सारी चीज़ों की सूचना इस क्षेत्रों के भी बड़े बड़े अधिकारी होंगे जो सीधा सब इस यहाँ की स्थिति की कंप्लीट जो सूचना होगी वो राजा को देंगे।
तो दोस्तों ये प्रांतीय व्यवस्था होगी, लेकिन इससे पहले ये प्रांतीय व्यवस्था नहीं थी। सिर्फ यहाँ पे राजा बैठता था और राजा के अधिकारी होते थे, कहीं भी कुछ होता था राजा उन्हें भेजता था और कहता था कि यहाँ से सूचना एकत्रित करके लाओ और मुझे बताओ। कहीं यहाँ पे कुछ हुआ तो राजा यहाँ भेजता था, यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे कुछ तो यहाँ पर। तो इस तरीके से पहले शासन किया कर जाता था। या फिर इससे पहले भारत में जो प्रांतीय शासन था वो उसकी रूपरेखा बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं थी, साफ नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आके वो बहुत ज़्यादा साफ होगी और हम कहेंगे कि यहाँ की प्रांतीय व्यवस्था पर क्षत्रपी प्रणाली पर आधारित होगी। और क्षत्रपी प्रणाली पर आधारित का हम मतलब कह सकते हैं कि ये ईरानी परंपरा थी, ईरानी या फिर हम कह सकते हैं यूनानी। ईरान में या यूनान में इस प्रकार का शासन हुआ करता था, लेकिन जब भारत में ईरानी आक्रमण होंगे, जब भारत में यूनानी आक्रमण होंगे तो भारतीयों को इस प्रकार की व्यवस्था से परिचित होने का अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा और इस प्रकार की व्यवस्था भारत में भी लागू होगी धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम भूमि अनुदान की प्रभाव, जो मैंने अभी आपको बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट, भूमि अनुदान से क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में इंपोर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों भूमि अनुदान को तो समझना आवश्यक है ही कि क्या है, लेकिन इसके प्रभावों को समझना बहुत आवश्यक है। तो देखते हैं भूमि अनुदान के क्या प्रभाव दोस्तों होते हैं। तो दोस्तों देखते हैं भूमि अनुदान के क्या प्रभाव होते हैं। मैंने आपको बताया भूमि अनुदान दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये एक तरीके से पूरी राज्य व्यवस्था को बदलेगा, पूरे राजतंत्र को बदलेगा। और कह सकते हैं कि राजा का जो प्रशासनिक ढांचा होगा वो बदल के आएगा, राजा की शक्ति कमजोर होगी, कृषि का प्रसार होगा, आर्य संस्कृति का प्रसार होगा, बहुत सारे इसके गुण देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या प्रभाव हुए, सबसे पहले हम जनजातीय व सीमावर्ती क्षेत्रों में कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ। जनजातीय व सीमावर्ती क्षेत्रों में कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ। वो क्षेत्र जो राजा की सीमा से दूर थे, जहाँ पर राजा का ध्यान या फिर कह सकते हैं कि राजा का जो नियंत्रण था वो बहुत कम हुआ करता था, राजा उन्हें दान में दे दिया करता था। और देखते थे कुछ टाइम बाद वो भी क्षेत्र फल फूलने लग जाते थे, धीरे धीरे विकसित होने लग जाते थे। आगे बढ़ते हैं, एक तरफ राजकीय प्रभाव में वृद्धि हुई, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक ढांचा छोटा हुआ। एक तरफ राजकीय प्रभाव में वृद्धि हुई। राजकीय प्रभाव में वृद्धि दोस्तों कैसी होगी कि वो एरिया, अगर हम यहाँ पे किसी राजा का प्रशासन मानते हैं तो प्रशासन में अगर यहाँ पे राजा बीच में बैठा है तो हम देखते हैं कि जो इतना एरिया होता है राजा के आसपास का होता है, वहाँ का जो प्रशासन होता है वो कठोर होता है, मतलब एक अच्छा प्रशासन होता है। केंद्रीकरण अधिक होता है दोस्तों, यहाँ पे हमें अधिक केंद्रीकरण देखने को मिलेगा। राजा के आसपास के क्षेत्रों में जो केंद्रीकरण होगा, प्रशासन होगा, वो बहुत स्ट्रांग होगा। आज भी हम देख सकते हैं कि दिल्ली में जो प्रशासन है वो बहुत स्ट्रांग है, दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग है। लेकिन जैसे जैसे हम दिल्ली से दूर बढ़ते चले जाएंगे, यूपी का आप देखो बहुत ढीला ढाला प्रशासन है, बहुत सारी कमियां आज भी प्रशासन में, क्योंकि दिल्ली में हमारी राजधानी है, क्योंकि दिल्ली में हमारा संसद है, दिल्ली से देश की राजनीति चलती है, इसलिए दिल्ली थोड़ा हाई अलर्ट कह सकते हैं, हाई टेक्निक है। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि राजा के आसपास का जो क्षेत्र है उस समय कह सकते हैं कि इस क्षेत्र का जो प्रशासन था वो तुलना में इन क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी अच्छा था, क्योंकि उस समय यातायात के साधन नहीं थे, यातायात साधन दोस्तों नहीं, और संपर्क के साधन भी नहीं थे। मतलब कम्युनिकेशन, बात कैसे करें, फ़ोन करें, यहाँ पे बैठे हैं यहाँ के अधिकारी से फ़ोन कर लें और बात कर लें, परिस्थितियों को जान लें, ऐसा भी संभव नहीं था। तो राजा के आसपास के क्षेत्र जहाँ पर राजा की पहुँच आसानी से हो जाती थी, राजा जल्दी से पहुँच सकता था या राजा के अधिकारी जल्दी से पहुँच सकते थे, वहाँ का प्रशासन अच्छा हुआ करता था। जैसे जैसे दूर जाएंगे दोस्तों प्रशासन भी कमज़ोर हो जाता था। यहाँ से लेके यहाँ तक राजा को अपने अधिकारियों को पहुँचाने में 4-4 महीने लग जाते थे। तो राजा इन क्षेत्रों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया करता था और इन क्षेत्रों का प्रशासन, सीमावर्ती क्षेत्रों का प्रशासन ढीला ढाला ही बना रहा करता था। और जब राजा ने भूमि अनुदान दिया, अनुदान इन क्षेत्रों को दिया, तो इन क्षेत्रों में धीरे धीरे हम देखेंगे कि आर्य संस्कृति का प्रसार होगा। आर्य संस्कृति मतलब ये राजा जिस प्रकार के कानूनों को, नियमों को बनाता है, ये राजा जिस प्रकार के धार्मिक कह सकते हैं, यहाँ की जो धार्मिक और सामाजिक बनावट होगी वो धीरे धीरे यहाँ पर आएगी। मतलब जो जैन धर्म होगा, जैन धर्म अपना यहाँ पे प्रसार करेंगे, जो बौद्ध धर्म होंगे वो अपना प्रसार करेंगे, जो हिंदू धर्म होंगे वो अपना प्रसार करेंगे। और हम देखेंगे इन क्षेत्रों में भी जो राजा का प्रभाव होगा वो बढ़ जाएगा। इस क्षेत्र के लोग भी अब राजा से परिचित होंगे, वो जान पाएंगे कि हम इस साम्राज्य का
हिस्सा है तो राजा का प्रभाव बढ़ेगा। राजा का साम्राज्य जो अभी तक कह सकते हैं कि एक तरीके से यहाँ तक ही सीमित था, वो धीरे धीरे इन क्षेत्रों में भी राजा के कानून दिखाई देने लगेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एक तरफ राज के प्रभाव में वृद्धि हुई, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक ढांचा छोटा हुआ। प्रशासनिक ढांचा छोटा हुआ मैंने आपको बताया क्योंकि भूमि अनुदान के कारण एक बहुत बड़ी भूमि जो थी जहां से राजा को थोड़ा बहुत कर मिलता था या फिर आगे भविष्य में कर बढ़ने की संभावना होती थी, राजा ने उन क्षेत्रों को सदा के लिए खो दिया। उन क्षेत्रों को राजा ने दान में दे दिया जिस पर राजा किसी प्रकार कर नहीं लगाया करता था। जब कर नहीं मिलेगा तो अधिकारियों को इनकम कहाँ से दी जाएगी, जब अधिकारियों को सैलरी नहीं दी जाएगी तो अधिकारी कार्य नहीं करेंगे। तो राजा ने यही स्थिति को सोचते हुए अधिकारियों की संख्या खुद कम कर दी। दोस्तों एक बड़ी जनजातीय संख्या ब्राह्मणवादी व्यवस्था में शामिल हो गई। दोस्तों इन क्षेत्रों में हम ज़्यादातर प्रसाद देखेंगे वो ब्राह्मणवाद का हुआ, मतलब पंडितों को ज़्यादातर भूमि दी गई और पंडितों ने इन क्षेत्रों में हिंदू लोगों को, मतलब हिंदू संस्कृति को लगभग बढ़ाना शुरू कर दिया। तो हम देखेंगे ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था में शामिल हो गई एक बड़ी जनजातीय जनसंख्या जिसे पता नहीं था कि धर्म क्या चीज़ है या धर्म के बारे में पता भी था तो बहुत ज़्यादा ये धर्म में इंटरेस्ट नहीं दिखाया करते थे। अब वो धर्म के बारे में जानने लग गए। क्यों? क्योंकि उनके पास पंडित जी आके बैठ गए और ओम नमः शिवाय कह के पंडित जी ने उन्हें सब कुछ सिखाना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण बौद्ध एवं जैन पंथ के स्वरूपों में परिवर्तन आया। दोस्तों स्वरूपों में क्या परिवर्तन आया, इनकी प्रकृति में क्या परिवर्तन आया। अब ये जो लोग थे ये लोग यहाँ पर एक कह सकते मंदिर या मठ कह सकते हैं, मठ या स्तूप बना के रहने लग गए। और जब ये मठ या स्तूप एक ऐसा स्थल जिसे हम कहेंगे कि पूजा का स्थल है जहाँ पे लोग आके पूजा करते थे, तो ये यहाँ के लोगों से बड़ी मात्रा में दान लेने लग गए। और जब इनके पास बहुत सारा कह सकते हैं दान इकट्ठा हो गया तो हम कहेंगे कि दान नहीं ये पैसा होगा। जब इनके पास बहुत सारा पैसा धन इकट्ठा हो गया तो इनके जीवन में एक परिवर्तन आ गया कि इनका जीवन अब ऐश्वर्यपूर्ण बन गया। जो पहले नंगे पैरों के साथ चला करते थे, कह सकते हैं कि धोती पहना करते थे, चीवर पहना करते थे या फिर सफ़ेद कपड़ों में बहुत साधारण जीवन जिया करते थे, व्यतीत किया करते थे। अब उनके पास दान का पैसा बटोर के बहुत सारा धन हो चुका था। और जब बहुत सारा धन लोगों के पास हो जाता है तो उनकी कह सकते हैं कि नीयत डोल जाती है। इनके साथ भी यही हुआ, इनकी नीयत डोलने लगी, इन्हें दुनिया दिखने लगी, भौतिक चीज़ें देखने लगी। जो दुनिया को भौतिक चीज़ों से दूर करने आए थे वो खुद भौतिक चीज़ों में फंस गए। और हम यहाँ पर देखेंगे ये जो जैन तीर्थंकर होंगे, बौद्ध भिक्षु होंगे या फिर पुरोहित होंगे, ये धीरे धीरे विलासितापूर्ण जीवन जीने लग गए क्योंकि इनके पास बहुत सारा पैसा हो गया था, धन हो गया था और विलासितापूर्ण जीवन जीने लग गए। आज के बाबा से हम कह सकते हैं कि आज के बाबा जब शुरुआत में आते हैं तो अपने आप को बहुत साधारण सिंपल दिखाते, धीरे धीरे उनके भक्त बनते चले जाते हैं और भक्त इतने ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं कि अब बाबा मर्सिडीज में चलना शुरू कर देते हैं। बाबा बड़ी बड़ी ज़मीनों को खरीदना शुरू करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाते हैं। और आज का समय तो इतना एडवांस हो गया कि बाबा बिजनेस कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन को टक्कर दे रहे हैं। तो दोस्तों ये आज के समय की प्रकृति है। ये जो कह सकते हैं इस काल में लगभग इसकी शुरुआत हुई थी। इस काल में सबसे पहले पुरोहितों के पास, इन लोगों के पास, बाबाओं के पास पैसा इकट्ठा शुरू होने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और धीरे धीरे उन्होंने इतना पैसा इकट्ठा करा कि इनका मन डोल गया, जैसे आज के बाबाओं का होता है। तो दोस्तों इस क्लास में जो होगा, इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। क्लास बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए क्लास को यहीं पे क्लोज कर देते हैं। अगली क्लास में जो हम आगे के बिंदुओं पर नज़र डालेंगे, आर्थिक व्यवस्था पर नज़र डालेंगे, सामाजिक व्यवस्था पर नज़र डालेंगे, धार्मिक व्यवस्था पर नज़र डालेंगे और जो बिंदु बचते हैं उन पर भी नज़र डालेंगे। और कोशिश करूँगा मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी कराऊँ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये सभी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आगे बढ़ाएं। डेफिनेटली मेरा प्रॉमिस है कि आपके लिए एक से एक बेहतर जानकारी लेके आऊँगा और जानकारी आप तक इस तरीके से पहुँचाऊँगा कि वो आपके लिए यूजफुल होगी। ऐसा नहीं है कि आप ये पढ़ लिया और मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं और इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको सूचना देते रहते हैं, आपको लिखने का तरीका नहीं देते। लेकिन मैं आपको लिखने का तरीका दूंगा, मैं आपको मेंस तक पहुँचाऊँगा। और दोस्तों आपके अंदर हर सब्जेक्ट के प्रति वो समझ को विकसित करूंगा जो यूपीएससी का या फिर स्टेट पीसीएस का विद्यार्थी होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये अनिवार्य होती है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू।